ਸਤਲੁਜ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਸਤਲੁਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਵਰ ਏਰੀਅਰਸ, ਤਾਂ ਏਰੀਅਰ ਕਦ ਤੋਂ रुका हुआ है, क्यों लोड़ पई इत्थे आके प्रदर्शन करने दी? देखिए, हमारा एरियर रुके हुए हो गया है लगभग 8 साल से ज़्यादा और अभी 9वां साल चल रहा है और 9 साल तक हमने इंतज़ार किया। उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हुए हमें नहीं दिखा। हमें 6 महीने से ज़्यादा यानी 191 दिन हो गए हैं आज बैठे हुए इस दरी पे। इससे पहले हमने गांधी भवन के सामने भी प्रदर्शन किया, मोमबत्तियाँ भी लगाई और अलग अलग ओकेजन पे जब जब प्रशासन को लगा कि उनकी कहीं फजीहत हो रही है, जैसे नैक की टीम आई, तब उनके कहने पर हमने 2-3 दिन के लिए धरना स्थगित भी किया। लेकिन ये मुद्दा इतना गंभीर है कि इसको प्रशासन जिस तरीके से, जिस शिद्दत से समझना चाहिए वो समझ नहीं रहा है। हमें 8 साल या 9 साल के बाद में अगर कुछ मिलेगा भी तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और जो हमारा एरियर है 7th पे कमीशन लगने के बाद में जो मिलना चाहिए था वो केवल इसीलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। वो आगे बता नहीं पा रही है यूजीसी को या सरकारों को कि उनको किस तरीके से और कितना पैसा चाहिए। कभी वो 278 करोड़ मांगते हैं, कभी 50 करोड़ मांगते हैं, कभी पंजाब और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों से 278 करोड़ मांगते हैं। तो एक तो बड़ी कन्फ्यूजिंग की स्थिति हमारे प्रशासन की तरफ से रही। उसके बाद में इन्होंने ना सीरियसली लेते हुए और टीचरों की जो डिमांड है उनको इग्नोर करते हुए बार बार ये जताया कि आप लोग मैटर नहीं करते हैं। हम 191 दिन से इस दरी पे वाइस चांसलर ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं। या तो ये डेमोक्रेसी के बेसिक्स को नहीं समझते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम कोई लठ लेके मारना, सर फोड़ना वो तो कर नहीं सकते हैं, ना हमें करना है, क्योंकि हम अध्यापक हैं और हमारा काम है डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाना और उससे संबंधित विषयों पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें इस तरीके से इग्नोर करके यहाँ से निकला जा रहा है कि जैसे हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और हमारी डिमांड में कोई दम ही नहीं है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो प्रशासन है वो अपने आप में डेडवुड के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद में जब हमने सभी तरीके से एफर्ट किए, हमारे चांसलर महोदय को भी लिख के दिया, तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं उनको। जो हमारे चांसलर हैं धनखड़ जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी, उनको लिख के दिया, लेकिन उसको उस लेटर के ऊपर भी जो प्रशासन है वो बैठ गया, उसको आगे नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते उनको, इनके माध्यम से भेजना है। तो इनको ना तो एरियर दे रहे हैं, ना देते हुए दिख रहे हैं, ना एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। जो इनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं वो भी इतने कमज़ोर हैं कि उससे कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। और अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें और संभावनाएं हमें दिख रही हैं, जैसे हिमाचल में हुआ, तेलंगाना में हुआ, कि कुछ सालों बाद में आपका एरियर डिनाई कर दिया जाता है कि आपके जो पैसे थे वो गायब और नई सरकार आ गई है, नए सिरे से सोचेंगे और जो कर्मचारियों का पैसा है वो रख लिया जाता है। तो हम हैं अध्यापक और हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, ना कि धरना देना। हम अपना लंच टाइम को यहाँ धरने के ऊपर अपना हर रोज़ स्पेंड कर रहे हैं। हम खाना नहीं खा रहे हैं इतने दिनों से, या खा रहे हैं तो आगे पीछे करके जैसे तैसे हम अपना लंच टाइम शेड्यूल कर रहे हैं और हम अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटी है उससे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। मैं भी डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन हूँ, हमारे 2 चेयरपर्सन और बैठे हुए हैं यहाँ पे और बाकी सारे टीचर बैठे हुए हैं।
तो हम अपनी किसी भी ऑफिशियल ड्यूटी को कंप्रोमाइज़ किए बगैर अपनी जायज़ मांगों को 6 महीने से ज़्यादा धरने पर बैठ के मांग रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर प्रशासन की तरफ से और सरकारों की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है, तो हमें लग रहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या यहाँ पे हम साइलेंट तरीके से होते हुए देख रहे हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि जो हमें पैसा मिलना चाहिए था, जो हमारा हक का पैसा है, हम कोई इनसे ना भीख मांग रहे हैं, ना कोई अलग से कोई खिदमत हम मांग रहे हैं, वो अगर हमें इतने साल बाद में मिलेगा तो उसकी वैल्यू मार्केट में ज़ीरो हो चुकी होगी। महंगाई हर रोज़ बढ़ती जा रही है, और जो हमारी किस्तें हैं, किसी ने घर ले रखा है, किसी ने गाड़ी ले रखी है, बच्चों की पढ़ाई है, वो तो हर रोज़ बढ़ रही हैं। तो क्या ये ब्याज के साथ में हमें देने की सोच रहे हैं? तो ब्याज के साथ में तो छोड़िए, हमें जो हमारा मूलधन है वही मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम पूरी तरह से दुखी हैं इनसे, और जो शिक्षा व्यवस्था है इससे ख़राब होती हुई दिख ही रही है। जैसे यूजीसी का भी बजट कट रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओवरऑल शिक्षा का बजट भी 11% कम कर दिया है। तो एक तरीके से क्लियर इंडिकेशन है कि शिक्षक और शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। ये देश विश्वगुरु किस तरीके से बनेगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन इनको शिक्षा और शिक्षकों की ज़रूरत बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। सर, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਅਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ 7.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮਸ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਬਟ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕਲੀ ਪਲਾਨਡ, ਮਤਲਬ ਡੂਬੀਐਸ ਜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਡਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, 278 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 250 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ, 28 ਕਰੋੜ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਯੂਜੀਸੀ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਜੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ ਵੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਲੰਚ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਰੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 278 ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 278 ਕਰੋੜ ਵੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਵੀਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਔਰ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਏਰੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਏਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। देखिए जी, मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड कल्चर स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे यहाँ पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, और इसी यूनिवर्सिटी में मैं एज ए स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरा इस यूनिवर्सिटी में कोई 21-22 साल से मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ, और इस यूनिवर्सिटी को थोड़ा अंदर तक जानता हूँ। जहाँ तक एरियर की बात है, एरियर जो है वो जब भी कोई वेतन आयोग जो सरकार जो है जब लागू करती है, तो वो एक चिट्ठी के माध्यम से पूरे देश की सरकारों को एक मैसेज कन्वे करती है कि हमने एक मॉडल रिकमेंड किया है जिससे महंगाई के साथ साथ लोगों की तनख्वाहें जो इस आधार पे बढ़ोतरी होनी चाहिए उस आधार पर बढ़ाई जाए, और हमारा ये मॉडल है फॉर द नेशन। तो अगर किसी राज्य सरकार को उस मॉडल में लगता है कि ऊपर नीचे कोई चीज़ें करनी है, तो वो अपनी तरफ से इतना फ्लेक्सिबल मॉडल होता है कि वो कर सकते हैं, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन किसी स्टेट पे आएगा तो उसमें 50% जो लायबिलिटी आएगी एरियर्स की, वो सेंटर प्रॉमिस करता है कि हम आपको 50% असिस्टेंस देंगे, 50% आप अपना जनरेट करोगे, बाकी ये करने से जनता की जो महंगाई के साथ जो तनख्वाहें बढ़नी चाहिए वो मामला जो है वो सेटल हो जाएगा। अब पंजाब सरकार का जो है ये 2016 में ये अनाउंस हुआ। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार 2016 में ये अनाउंस होता है, 2022 में जाती है। 2016 में मेरे ख्याल इम्प्लीमेंट हुआ ये। हाँ, पहले इसमें बादल सरकार थी, अकाली दल, उसके बाद मनप्रीत जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद फिर मनप्रीत जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद तीसरी सरकार में अभी हरपाल चीमा जी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो 3 सरकारें देख चुकी हैं इस वेतन आयोग को, और तीनों सरकारें एक तरह काम कर रही हैं। मौजूदा सरकार ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, मौजूदा हाँ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਿਆ। हाँ जी, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ सरकार ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ कर रहे हो, किस तरह का रिस्पॉन्स है? देखो, पंजाब सरकार के जो शिक्षा के मॉडल के बारे में ना मैं एक ही लाइन में समाप्त कर दूंगा, बहुत बड़ी कोई PhD करने की ज़रूरत नहीं है। जिस सरकार ने लोगों की शिक्षा को तरजीह देने के लिए वोट मांगे हों, और सरकार बनते ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर को राज्यसभा भेजा हो, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ है। इसके बारे में और ज़्यादा बात करके मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ जो है, भाजपा ने जो की, भाजपा सरकार जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर को राज्यसभा भेजती है। कोई ना कोई कारण होगा इसका। हमारी जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर्स को ये ऑफिस में नहीं घुसने देते, और शायद यही कारण है कि हमारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर दिल्ली जाने से डरते हैं, और दिल्ली जाएंगे नहीं तो एरियर मिलेगा नहीं। तो हमारे जो वाइस चांसलर हैं, हमें भी बड़ी उम्मीद थी। आपने कुलविंदर जी से सवाल पूछा कि पिछले राजकुमार जी के बाद यहाँ पे प्रोफेसर रेणु विज जी हमारे भीतर से बने, उम्मीद थी हमें। पर जिस दिन हमें पता लगा कि प्रोफेसर रेणु चीमा विज प्रोफेसर रेणु चीमा विज नहीं है, प्रोफेसर रेणु चीमा विज भी प्रोफेसर कमेटी विज है।
क्योंकि वो भी ऐसी कमेटियां बनाने में माहिर हैं। उन्होंने कमेटियां बनाने के मामले में तो राजकुमार को भी माफ़ कर दिया। एटलीस्ट राजकुमार कमेटी बनाता था तो लोगों को देखता था कि ये इस काबिल है कि नहीं है। यहाँ तो रजिस्ट्रार और फाइनेंस डेवलपमेंट ऑफिसर के बिना एरियर्स पे कमेटी बना दी जाती है। मैडम एक भी कागज़ पे पढ़ के साइन नहीं करते। 2-3 कागज़ तो हमारे पास ही रखे हैं जिन पे उन्होंने बिना पढ़े साइन कर रखे हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कि क्या साइन कर दिए हमने इनसे पूछा था सवाल कि इस यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन को लेके, मैडम ने साइन कर दिया कि हम यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन 47 में बने हैं। हमारा सीधा सवाल ये है, इसमें केवल वाइस चांसलर नहीं, इसमें सारे के सारे सेनेटर भी जो हैं शामिल है, क्योंकि 8 साल से हमारी गवर्निंग बॉडी भी शांत बैठी है। मैं एक सेनेटर को डेली हमारी अपडेट भेजता हूँ, किसी सेनेटर का मुड़ के जवाब नहीं आता। इस सेनेट में चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी एक्स ऑफिशियो मेंबर है, और एक्स ऑफिशियो मेंबर चीफ जस्टिस के होते हुए भी इस यूनिवर्सिटी में जितना करप्शन है, अगर जिस दिन यहाँ ईडी की कोई टीम नहीं आती, यहाँ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफिस में आग लग जाती है। यहाँ पे पंजाब के सीएम भगवंत मान भी एक्स ऑफिशियो सेनेट मिनिस्टर हैं। यहाँ पे हरजोत बैंस भी सेनेटर मिनिस्टर हैं। यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर सोम प्रकाश भी सेनेट मिनिस्टर हैं। उसके बावजूद इस यूनिवर्सिटी का, जिसका चारों तरफ सरकारों से लेना देना है, उसका एरियर 9 साल से रुका हुआ है। और अब जो है, जैसे कुलविंदर जी ने बताया, हमारी जो उम्मीद थी प्रोफेसर रेनू कमेटी विद से, तो उन्होंने अपनी कमेटियां बनाने, वो अपना लगे हुए हैं, अपनी कमेटियां बनाते रहे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को जो चिट्ठी हमने लिखी थी वो रोक ली है और उस पर कमेटी बना दी है आर के सिंगला जी के अंतर्गत, और 20 दिन से उस कमेटी के मेंबर्स को इंटीमेट भी नहीं किया गया है। मैं 12 दिन तक, आप पूछ रहे थे ना परेशानियां क्या आती है, लंच टाइम पे धरने पे भी रहना है। उसके बाद जो चिट्ठियां लिख रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, उनके जवाब पूछने के लिए एडम ब्लॉक भी जाना है। डीन रिसर्च से एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट से अकाउंट्स, अकाउंट से एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट से एसवीसी से, ये सब चक्कर चलते हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटी ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। बिल्कुल, मेरे से बड़े बड़े प्रोफेसर भी चक्कर काटते हैं यहाँ पे। यहाँ ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, एक केशव मल्होत्रा ग्रुप है, एक नवदीप गोयल ग्रुप है। वो आपस में लड़ते हैं। अभी देखा ही है आपने क्या इनका लेवल ऑफ एंगेजमेंट है। इनको कम्युनिटी से किसी को कोई लेना देना नहीं। ये डीएसडब्ल्यू बनने के लिए, वार्डन बनने के लिए, सेनेटर नॉमिनेट होने के लिए, अपने लोगों को लगवाने के लिए किसी भी हद तक कम्युनिटी के इंटरेस्ट को बेच सकते हैं। हमें ये अभी तक खरीद नहीं पाए हैं, लेकिन इनको उम्मीद है ये शायद हमें खरीद लेंगे, जिसकी हमें 1% भी शंका नहीं है कि ये हमें खरीद नहीं सकते। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਰੀਅਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾइसिस ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ करने पै रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है। मैं यहाँ सेंटर फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हूँ। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितने मैंने काफ़ी टाइम से यहाँ पे पीएचडी भी की, फिर अभी 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है जितने साइंसेस के लोग होते हैं, जो साइंस फील्ड से काफ़ी कम लोग होते हैं, जो उनको पता भी होता है कि अवेयरनेस है क्या। अगर कई बार देखो तो जिसका आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो और उसको यही ना पता कि उसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मुझे तो लगता है मोरलेस साइंसेस में बहुत ज़्यादा ये डोमिनेटिंग है। तो जैसे मैंने देखा कि ये बैठे हुए हैं सर, हमारे सब कोलीग हैं, तो मैं भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से अभी देख रहा हूँ ये चीज़ें, 20-22 साल हो गए मुझे यहाँ पे। अब जब बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो पैसा हमारा रुका हुआ है, जो हमारा हक का पैसा है, अब देखो एक बार फाइनेंशियली बोलूँ तो इन्फ्लेशन होती है, महंगाई दर होती है, तो महंगाई दर तो आपके लिए रुकेगी नहीं कि आपका फाइनेंशियल पैसा रोक दिया या नहीं रोक दिया है। सब ने, हम 2-3 कैटेगरी में मान लो डिवाइड कर लें टीचरों को, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं। जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर आप जब ज्वाइन करते हो तो आप यंग हो, है ना, तो फिर आप लोन लेके थोड़ा सा घर बना लेते हो, तो उनकी किस्तों की तो आप रोकोगे नहीं, चाहे आपका पैसा मिले ना मिले। और महंगाई भी आपके मान लो 7-8% से ग्रो कर रही है, तो जो पैसा हमारा 9 साल का रुका, उसकी एक तो हम 2 तरह से मार खाएंगे। उस पैसे की वैल्यू क्या होगी, और उसको हमें आज मिल भी जाता है तो उसकी वैल्यू तो ज़ीरो हो जानी है। 9 साल के हिसाब से वैल्यू का फ़ायदा होगा उस पैसे का, है ना। पहले तो ये बात देखनी चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट हो। ये परेशानी बड़ी है, ये परेशानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़्यादा है। एसोसिएट और प्रोफेसर कैटेगरी में शायद उनको, उनके हो सकता है कि बैंक भरे हुए हों तो उनको ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो ज़रूरतें हैं वो अब यंग पर्सन शादी करता है, घर बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटे बच्चे हैं,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ मिजरी बात बोल रहा हूँ, ज़रूरतों की बातें हैं ये, और ये अपने हक के लिए भी लोग बैठे हैं तो उसको सुनना चाहिए सरकारों को। अब ये क्लासरूम में एक टीचर जाएगा तो इस भाव से कैसे जाएगा, फिर बच्चों को क्या बताएगा बताओ। तो ये बड़े पॉजिटिव नोट पे मैं बोल रहा हूँ कि हम अपना हक लड़ रहे हैं और हम जिंदा हैं, इसके लिए मुझे बड़ा प्राउड है। बाकी हम करेंगे पूरी तरह से कोशिश। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 3000 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ सिर्फ 5 लोग बैठे हो, क्यों? देखिए जी, ऐसा है पहली बात कि इस यूनिवर्सिटी में ना एक जो अभी और भी साथियों ने बात की, एक डर का माहौल है ना। बाहर आने के लिए जो गट्स चाहिए और जो एक अंदर की भावना चाहिए, वो उसके लिए हमेशा से इस देश में ये रहा है कि बहुत कम लोग ही सड़कों पे निकलते हैं। दूसरी बात जो है कि परसेप्शन वाली बात, टीचर का जो प्रोफेशन है ना, वो कहीं ना कहीं एक मॉरलिटी से जुड़ा है, एक इमेज से जुड़ा है कि टीचर ही अगर निकलेगा तो हम लोग भी ये जो धरना लगा रहे हैं, अगर आप ये देखो कि 170 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और हम लोग पीसफुली यहाँ आके बैठ गए हैं, और ये मैंने पहली बार बोलना शुरू किया है। इस इंटरव्यू में मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ज़्यादातर अपने भाई ये कुलविंदर जी और है ना, और विनोद जी है ना, और सुधीर जी बोलते हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि एक तो जिम्मेदारी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं चेयरपर्सन भी हूँ फिलॉसफी डिपार्टमेंट का, तो वो जिम्मेदारी है, वो भी हमेशा तंग करती रहती है। जैसे अभी आपने देखा कि मैं अभी आया, इस कमिटमेंट के लिए केवल ये एक कमिटमेंट है जिसके कारण मैं आ रहा हूँ। मैं 15 मिनट निकालूँ, 20 मिनट निकालूँ, मैं निकालता हूँ। तो इस परसेप्शन को हम तोड़ना चाहते हैं कि जब तक हम निकलेंगे नहीं, कोई भी होगा, बच्चा भी जब रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो परसेप्शन बिल्डिंग की कई बार यूनिवर्सिटी में बात होती है कि परसेप्शन कैसा है, और उसके साथ मॉरलिटी की बात होती है। तो कथनी और करनी मतलब क्या है कि मनसा वाचा कर्मणा, कि हम क्या है, हम कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल को यही समझा जाता है कि वो डुअल पर्सनालिटी, कहता कुछ है करता कुछ है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग जो 5 लोग, ऐसा नहीं है कि पीछे सपोर्ट नहीं है। लोग कहते हैं फ़ोन पे, पीछे फ़ोन आते हैं कितने कि आप लोग कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, और किसको नहीं चाहिए। 8 साल से अगर एरियर बाकी है तो ये स्वाभाविक है कि सबको चाहिए। अब सवाल इसका होता है कि आप जैसे कह रहे हो कि क्यों नहीं आते, तो निकलने के लिए आपको कन्विक्शन चाहिए। आप जैसे मैंने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में एकता चाहिए, और तब आके कह सकते हो। तो जो सवाल उठता है कि जैसे यहाँ जो हायरार्की है खासकर, और जहाँ कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि चलती है, तो उसके आगे कौन बोलेगा। लोगों का प्रमोशन है, लोगों की अपनी वो है, और हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ पे इनसिक्योरिटी, मानसिक इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है शारीरिक से, क्योंकि ऐसा टेरर क्रिएट किया जाता है। वो असल में हो ना हो, लेकिन लोगों को लगता है कि क्या करना है, सबको मिल जाएगा, हमें जब हमें क्यों जाना है। तो ये जो एक मन स्थिति है सभी की यहाँ पे, उसको तोड़ना होगा, है ना। और उसको तोड़ने का एक ढंग होगा। हम कोई छात्र राजनीति नहीं कर सकते कि यहाँ नारे लगाएं या वो करें। हम बैठ सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, और फिर मीडिया के जरिए या जो लोग भी सुनना चाहते हैं वो देखें कि इसमें तो कश्मकश तो है ही है। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਦੋ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ, ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਢੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, UGC ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਏਰੀਅਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੱਖ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੜਕ ਭੜਕ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਧੁਰੇ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਤਲੁਜ ਚੈਨਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।